बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमें इस वक्त देख रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लाइव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपका मेज़बान शाहिद इमरान। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ सियासी गहमा गहमी तेज हो रही है। जी हां, जो भी खबर आपको मैं दे रहा हूं, जो भी खबर आप कश्मीर क्राउन के जरिए सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो खबर हम लगभग 100% आप तक सही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी खबर हो या कोई भी खबर हो, लेकिन सियासत की अगर हम बात करें तो डर डर दिन ब दिन अब बढ़ने लगा है सियासी जमातों में, खासकर उन जमातों में जो बीजेपी की मुखालिफ हैं। सबसे पहले जब भी सियासत में इंसान आता है तो हर सियासतदान को यह चाहिए कि सरकार में कोई भी पार्टी जो ताकत में होती है वो अपोजिशन के हवाले से कोई भी मुसीबत खड़ा कर सकती है। आज एक बड़ी खबर सामने आई फारूक अब्दुल्ला साहब के हवाले से। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो अलायंस में नहीं रहेंगे, यानी अलायंस का साथ नहीं देंगे। इंडिया अलायंस, जो राहुल गांधी साहब की अलायंस है, उस अलायंस से वो जम्मू कश्मीर को बाहर रख रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहीं ना कहीं इस इंडिया अलायंस से अब दूर हो रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि पीएजीडी जो है वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से लगातार हमने ये देखा कि पीएजीडी की कोई भी मीटिंग नहीं हुई। क्या बीजेपी कहीं ना कहीं एक पॉलिसी अख्तियार कर चुकी है कि पीएजीडी को भी तोड़ा जाए और इंडिया अलायंस को भी कहीं ना कहीं तोड़ा जाए? जिस तरह से नीतीश कुमार ने ज्वाइन किया, जिस तरह से अशोक चौहान ने ज्वाइन किया, जिस तरह से हिमाचल से लेकर हरियाणा तक जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो डर की वजह से भाग रहे हैं। आखिरकार डर क्या है? यह डर जानना जरूरी है। बीजेपी का डर इतना क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि फारूक अब्दुल्ला आखिरकार किस वजह से आज बाहर हो गए। फारूक अब्दुल्ला आज आखिरकार किस वजह से इंडिया अलायंस से भाग रहे हैं? सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई। राहिल, तफसीलन हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि मामला क्या है। आखिरकार फारूक अब्दुल्ला साहब, जो जिनको कश्मीरी काफी कद्दावर लीडर समझते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक बयान कहा कि हम पार्लियामेंट जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उन पे अपने कैंडिडेट्स हम खड़ा कर रहे हैं, यानी उनसे वो इलेक्शंस लड़वा रहे हैं। इंडिया अलायंस के साथ उनका कुछ भी नहीं है। राहिल, बिल्कुल सर, जिस तरीके से आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया और कहीं न कहीं लोगों को इस बात की बिल्कुल समझ है, लोगों को इस बात की बिल्कुल समझ है कि पहले पीएचडी लोगों ने बनाया और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की उस आवाम को उन्होंने, मैं ये सीधे अल्फाज में कहूंगा क्योंकि हम ग्राउंड से जुड़े हैं और ग्राउंड पे ही बात चलती है कि आवाम को बेवकूफ बनाया पीएचडी के नाम से, फिर इंडिया अलायंस के नाम से, और फिर जब इलेक्शन नजदीक आया तो वहां पर जाकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं ईडी के समन जो आ रहे हैं उसको लेकर भी लोगों का ये मानना है, क्योंकि हम ग्राउंड की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खबर आप दे रहे हैं राहिल। ईडी की समन्स। उमर जान साहब, आप राहिल मेरे साथ रहिएगा। उमर जान साहब जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है, उमर जान साहब, जो राहिल गनाई है वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी की समन्स जो है वो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब का जो गला है उसकी हड्डी बन गई है। उमर जान साहब। शायद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप लोगों ने ग्राउंड जीरो पे ये भी पाया है कि जो टर्फ खेलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तैयार किया था आने वाले चुनावों के लिए, उस टर्फ को आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बारिश बरसाई। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो शुरू से चली मुल्की सतह पे कि जिस तरीके से इंडियन अलायंस को लेके इन्होंने एक्सरसाइज करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस एक्सरसाइज को लेके ये दोनों जमातें, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उस एक्सरसाइज को लेके फेलियर निकले। रही बात ईडी समन को लेके, जिस स्कैम में नेशनल कॉन्फ्रेंस पाया गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो एक अलग उसमें रोल है।
लेकिन पॉलिटिकली जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं पीएचडी को लेके बात हुई थी कि हम 370 को लेके वापस आएंगे, आप पीएचडी को मजबूत कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्लोगन भी अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास झूठा साबित हुआ। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो परिस्थिति इस वक्त पूरे मुल्क में चल रही है, ये मैदान छोड़ के भाग रहा है। शायद अगर मैंने कोई और एक्सरसाइज शुरू में लाकर लोगों के पास में जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार में थे, उम्मीद में थे, शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, शायद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसा कोई ऑप्शन निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट्स भी हम आपके लेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर जान साहब के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला साहब मैदान छोड़ के भाग गए। आपके कमेंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट्स के जरिए ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार अवाम क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग फारूक अब्दुल्ला को कौन सी मैसेज देना चाहते हैं। हम जरूर ये गुपकार और सुनवार पहुंचाएंगे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साहब के पास भी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रफीक रातर साहब। रफीक रातर साहब, आप एक सीनियर लीडर हैं, मंजे हुए सियासतदान के साथ साथ मंजे हुए खिलाड़ी हैं, खासकर जब हम सियासी अखाड़ों की बात करते हैं। तो रफीक रातर साहब, क्या क्या कहीं ना कहीं ईडी रफीक रातर साहब, जी जवाब दीजिए रफीक रातर साहब। जी, मैं सवाल नहीं समझा आपका। मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं ईडी वो ईडी नहीं, ईडी का जोर, बल्कि ईडी देखिए मुझे नहीं पता आपका इशारा कहाँ है। और रफीक रातर साहब, ईडी समझ आ रहा है? ईडी मैं, आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने कहा ना आपको, मुझे नहीं पता कि आपका इशारा कहाँ है और आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताना चाहूंगा। वो देखिए 2014 में लास्ट इलेक्शन हुए हैं, वो तब से आज तक तकरीबन 8-9 साल हो गए और 9 साल में कोई इलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। तो साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से महरूम रखा गया। इसके अलावा जिस तरह का यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया पिछले 8-9 साल में, जिस तरह की हत्याएं हुई और जिस तरह से हमारे हुकूक छिने गए, तकाजा उसका यह है कि जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे होकर जितनी भी सेन वॉइसेस है, सेन वॉइसेस में जब बोलता हूँ मेरा मतलब है मीनिंगफुल लीडरशिप है। तो वक्त का तकाजा और हालात का तकाजा ये था कि लेकिन रफीक रातर साहब, देखिए रफीक रातर साहब, लेकिन आपके कैप्टन ने तो टीम ही बदल दी। नहीं, हमारे कैप्टन ने टीम भी बदल दी। हमारे कैप्टन महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी कैप्टन है और हम कमिटेड हैं। तो फारूक अब्दुल्ला कैप्टन नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि फारूक अब्दुल्ला कैप्टन नहीं थे। We are committed to India Alliance में का भी हिस्सा है और पीएचडी का भी हिस्सा है और we are committed to that। अब किसने क्या कहा, मुझे तो इससे कोई गरज नहीं। मैं सिर्फ अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहूंगा। तो लोगों की हित के लिए, लोगों के जज्बात और एहसास की तर्जुमानी का दावा करते हैं, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और कोई भी इकरार करने के लिए तैयार है। नहीं, उमर जान साहब, आपने जैसे कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब पिच छोड़ के चले गए, तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने टीम भी बदल दी है? देखिए शाहिद साहब, जिस तरीके से पीएचडी को लेके इन्होंने टर्फ तैयार किया था, खेलने को लेके, झूठे स्लोगन्स को लेके जम्मू कश्मीर को पूरा करने के लिए, लेकिन आज जिस तरीके से फारूक साहब को लगा कि ये टर्फ मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है चुनाव में, तो ये उसका रीजन है। अब जिस तरीके से रफी साहब बता रहे हैं कि हम इंडियन अलायंस के साथ है, जनाब ये जम्मू कश्मीर है, ये बिहार नहीं है, ये यूपी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अभी भी और पीडीपी को याद कर रहे हैं कि इनके कार्यकाल में किस तरीके से जम्मू कश्मीर को इन्होंने लहूलान करके छोड़ा। कहां गया सल्फरो, कहां गया जनता? आपकी सारी पार्टी, सारी लीडरशिप उस पीडीपी का हिस्सा थे, उस कैबिनेट का हिस्सा है जिन्होंने एहतियात किया। तो मेहरबानी करके आप ये बात अल्ताफ साहब को बोल रहे हैं, अल्ताफ साहब को बोल रहे हैं, नहीं, आराम से एक एक करके नहीं, रफीक साहब गुस्सा ना करें। रफीक साहब गुस्सा ना करें आप। रफीक साहब गुस्सा ना करें, एक एक करके। रफीक साहब गुस्सा, एक मिनट, गुस्सा ना करें रफीक साहब, आपका बीपी हाई होगा, प्लीज। उमर जान साहब, उमर जान साहब उसको लेके यहाँ के नौजवान
को वोट किस तरीके ठगा है। और नागपुर उमर जान साहब, उमर जान साहब, उमर जान साहब, उमर जान साहब मेरी बात सुने। नागपुर से रिश्ता करके आए, लाने अपनी पार्टी के उमर जान साहब, लाने वाले कौन लोग हैं? उमर जान साहब, रफीक साहब, लाने वाले कौन लोग हैं? लाने वाले कौन लोग हैं? 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने इस्तेमाल किया, आप लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या परिवार कश्मीर याद है? परिवार कश्मीर याद है? नहीं नहीं नहीं, उमर जान साहब, उमर जान साहब, कश्मीर याद है? उमर जान साहब, नौजवान डर डर के जी रहा है। साउथ कश्मीर का नौजवान आज डर डर के जी रहा है। सेंट्रल कश्मीर का नौजवान आज डर डर के जी रहा है। नॉर्थ कश्मीर का नहीं। नौजवान डर डर के जी रहा है। परिवार कश्मीर याद है? ये वही परिवार कश्मीर है। नहीं नहीं, उमर जान साहब, उमर जान साहब, गला फाड़ फाड़ के झूठ को आप सच नहीं साबित कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए। आप नहीं मेरी जनाब, मैं बोल रहा हूँ इनकी पार्टी की सरबराह श्रीमती महबूबा मुफ्ती साहिबा ने परिवार कश्मीर को बचाने का कसम खाया। परिवार कश्मीर को रिश्ता कहाँ करके आई? नहीं रफीक, नागपुर की पैदावार हमको ताना देंगे नागपुर का। अब तो नागपुर की पैदावार, अरे जनाब, एक्सरसाइज तो आप लोगों के लिए सर में दर्द है ना। आप भी छतर छाया में रहे हैं। पीडीपी तो हमारे से ज्यादा छतर छाया में रहे हैं भारत सरकार के पास। क्या ये बात सच नहीं है? न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। कहाँ है वो स्लोगन आप लोगों का? कहाँ है स्लोगन? कहाँ है स्लोगन? कहाँ? एक मिनट, उमर जान साहब, उमर जान साहब, कैसे आप लोग टूटे? उमर जान साहब, उमर जान साहब, आप मुझे बात करने दें। अमित जान साहब, अरे न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। बात आज तक करी। एक मिनट, उमर जान साहब, उमर जान साहब, उमर जान साहब, बचाने निकले थे। कश्मीर का फाइनल स्लोगन हुई है। हाँ, हमने देखा रिश्ता कहाँ करके आएगी। उमर उमर जान साहब, अरे नागपुर से रिश्ता आप लोग आए। अब आप लोग अरे, बता रहे हैं कि हमें क्या अरे, हो गया। अरे सबसे पहले मैं दोनों पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा, सेल्फ रोल नहीं है। देखिए देखिए देखिए, सेल्फ रोल का नारा क्यों नहीं चल रहा है? सबसे नहीं, उमर जान साहब, मुबारक करते हैं शहीद अहमद अल्ताफ बुखारी साहब नहीं, नहीं, को, नहीं। जिन्होंने हाथ थामा जम्मू कश्मीर के अवाम को। क्या नहीं, नहीं, बात कर रहे उमर हैं? जान साहब, 19 के उमर जान साहब, नहीं नहीं। 19 के बाद आप लोग नजर ही नहीं आए। कहाँ थे आप लोग? एक मिनट, कहाँ थे आप लोग? इलेक्शन में देखते हैं कितने लोग कितने आप फिलहाल तो तरफ लेके टीम लेके भाग गया फारूक साहब। एक मिनट, का रहा क्या? एक मिनट, उमर जान साहब, नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। उमर जान साहब और रफीक राथर साहब, विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, देखिए नागपुर भी हमारा है, दिल्ली भी हमारी है, लाल चौक भी हमारा है, बारामूला और बानीहाल भी हमारा है। इस पे कोई आप नागपुर ज्यादा इनका है। नहीं नहीं नहीं, आप सुने रफीक राथर साहब, आप सुने प्लीज रफीक राथर साहब, लेट्स बी सेंसिबल इन दिस टॉक प्लीज। रफीक राथर साहब, नहीं, आप करें रफीक, नहीं उमर जान साहब प्लीज, उमर जान साहब प्लीज, आप लोगों ने पीएसए में तहत बंद करवाया। नहीं, आप लोगों ने नहीं, चलाया। आप सुने उमर जान साहब, 2014 का जो इक्वेशन आप लोगों ने बनाई, ये खमियाजा तो जम्मू कश्मीर के लोग आज उठा रहे हैं। क्या नहीं, उमर जान साहब, बोल रहे हैं? उमर जान साहब, लेट रफीक साहब स्पीक। रफीक साहब, चूंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त वो जमात है, आप कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को रिवाइव करें, तो ये बताएं कि जिस तरह से आपका रिवाइवल के हवाले से उम्मीदें थी, लेकिन अब चूंकि फारूक अब्दुल्ला साहब भी आहिस्ता आहिस्ता अब इंडिया अलायंस से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो रफीक राथर साहब आप जाएं तो जाएं कहां? देखिए, अब आप जब आप रिवाइवल की बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, बेग साहब भी खामोश हैं। बेग साहब भी खामोश हैं। मेरी बात सुनिए ना। देखिए, रिवाइवल का मकसद अगर आपका ये है कि जो लोग आना चाहते हैं या जो लोग गए हैं वो वापस आएंगे, तो आपका मतलब अगर ये है तो मैं इसके साथ विश्वास नहीं करता। मेरे पास रिवाइवल ये है कि जम्मू कश्मीर
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास इस वक्त लीडरशिप है, ग्राउंड पर लीडरशिप है। नौजवान उन्हें पार्टी ज्वाइन किया, उन्होंने कमान संभाली है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोग मौजूद हैं। उमर जान साहब अपने मोबाइल का वॉल्यूम बंद करें। उमर जान साहब, हम सिर्फ जोर शोर से आप देखें इलेक्शन में आएंगे और आपको किसी कैसे चीजें। मेरे रिवाइवल से जब आप रिवाइवल की बात करते हैं तो मेरे पास रिवाइवल क्या है, हमारी नहीं रफीक साहब नहीं रफीक साहब, बेग साहब भी खामोश हैं, ताजियत के बाद बेग साहब भी खामोश हैं। यहाँ पर बात तो नहीं कर सकता ना, मैं आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेग साहब के बारे में वो खुद बात करेंगे, उनको क्या समझते हैं, वो क्या चाहते हैं। I am here to represent my party, that is People's Democratic Party. How can I represent a man who is not part of the party? So Rafiq Rathir sahab, I have heard that you are being getting ready for MP elections in North Kashmir. So how far is this true? नहीं, देखिए अब अभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में फैसला नहीं हुआ है। अगर मुझे हुक्म मिलता है तो इसमें मैं तैयार हूँ। अगर मुझे पार्टी फील्ड में बाकी कोई भी इलेक्शन हो, किसी भी जगह में पार्टी का सिपाही जो हुक्म होगा उसकी मैं तारीफ करूंगा। तो रफीक राथिर साहब, आप एनसी के सहारे क्यों अब चल रहे हैं? मतलब वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। यू शुड आंसर दिस। नहीं, बात सुने। यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन बड़ी ऑनेस्टी के साथ। आई वांट योर आंसर कि आप जैसे लोग जिन्होंने सरकारी नौकरी को खैराबाद करके ये सोचा कि चलिए हम एक सोच के पीछे, आपके मुताबिक, मैं नहीं कहता हूं, आपके मुताबिक एक सोच के पीछे, एक एहसास और आवाज के पीछे हम चलेंगे जो आपके मुताबिक महबूबा मुफ्ती की आवाज है। तो अगर आप एनसी के साथ नजरियाती तौर पर जुट जाते हैं तो आपको लग रहा है कि आप जैसे लोगों को फिर तो फैसला ही गलत था रफीक साहब, आप जैसे लोगों का। देखिए मैंने आपसे नहीं, बी ऑनेस्ट इन योर आंसर। आप बिल्कुल ईमानदारी से। देखिए मैं आपको जब भी आपसे बात करता हूँ दिल से बात करता हूँ और मैं कोई इस पर सियासत नहीं करता। मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब मैंने शुरुआत की थी आपकी डिबेट की, मैंने आपसे कहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो जाता है, एक बात प्लीज, जो जाती है यहाँ पर 2014 से हुई, इस तरह से लोगों प्लीज, उसके बाद आप भले में भी बड़े राहिल आई कम टू यू। राहिल, मैं आपके पास आऊंगा। वेट 1 मिनट। बड़ी खबर पहले रफीक साहब बड़ी खबर आ रही है पहले, ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में विजिट कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। टीम जो है जी, बड़ी खबर 12 और 13 को जी, 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में जी, बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के हवाले से। 12-13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी टीम विजिट कर रही है जम्मू कश्मीर का। इसका मतलब यह है कि शायद असेंबली इलेक्शंस के हवाले से भी अब तैयारियां जो है कहीं ना कहीं सबको करनी होगी। राहिल तफसील दें। डेट दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट भी दी गई है जी। पहले आप जो बड़ी खबर दे रहे हैं, अगर उसको आप रिएक्शन चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा, अगर इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आ रहा है तो कितना बेहतर होगा। जो यहाँ पर पार्लियामेंट के इंतखाबात होने हैं, उसके साथ साथ अगर लोगों को यहाँ उनके जमहूरी हुकूक बहाल किए जाए, उनको अपनी लीडरशिप तक एक्सेस, और यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन और यहाँ पर ये यहाँ पर की जाए तो कितना अच्छा होगा, ताकि लोग भी यहाँ पर जमहूरियत से फायदे उनको भी मिले। क्योंकि मैंने फिर कहूंगा 2014 से आज तक इलेक्शन नहीं हुए। बेग दाऊद लिखते हैं, रफीक साहब आपके लिए सवाल है। बेग दाऊद साहब लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हमारे हुक्मरान सही हैं? जितनी भी सियासी पार्टियां आज तक थी, क्या किया उन्होंने? ये सवाल है रफीक साहब, जवाब दीजिए। मैं सुना नहीं, क्या ये बेग दाऊद साहब लिखते हैं कि शाहिद साहब जितनी भी सियासी जमातें आज तक थी, उन्होंने क्या किया? रफीक साहब आप इनका जवाब दीजिए। दाऊद साहब से कहिए, मैं हमारे बड़े अजीज है दाऊद साहब, उनसे कहें कि जिन लोगों की आप वकालत करते हैं सोशल मीडिया पर, उनसे पूछे, उससे बेहतर होगा अगर आप उनसे पूछे क्या किया। जो कुछ नहीं रफीक साहब हुकूमत में आप भी रहे हैं ना। रफीक साहब आई एम वेरी सॉरी, हुकूमत में आप भी रहे हैं। कितना टाइम हमें मिला है? आपको मैं बता रही हूँ से कहना चाहूँगा, नहीं, आपने कम से कम 10 साल हुकूमत की। रफीक साहब आपने 10 साल हुकूमत की। सबसे बेहतरीन हुकूमत यहाँ पर मुफ्ती साहब नहीं 3 साल में देगी। नहीं रफीक साहब
रफीक साहब आपने 10 साल हुकूमत की, आप जिरगे में आइए, मेरे साथ जिरगे में आइए, अपनी जमात को लाइए और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी दावत दीजिए। हेलो, जिरगे में आइए रफीक साहब, अपने जो आपके कैप्टन है टीम के उनको भी बुलाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को। हम तो किसी भी जगह में आने के लिए तैयार है, किसी भी डिबेट में आने के लिए तैयार है। हमारे पास छुपाने तो कुछ नहीं है, जो कुछ किया है कर्म ने है। और मैं आपको बताऊं, जो अभी मेरे दोस्त नौजवानों का कहना हमको दे रहे थे, उनको ये भी याद होगा कि मैडम ने ही वापस ले लिया। मौका दे सर। जी मैं रफीक साहब राहिल हमारे साथ मौजूद है। राहिल प्लीज गो हेड। सर, अवाम का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी सियासी पार्टी हो, 2019 5 अगस्त 2019 के बाद हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर पीएम तक जेलों के अंदर सड़ते हुए देखा, क्योंकि इन लोगों की क्या हैसियत थी। इन लोगों ने आज तक लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाया। 2019 में ये कितने पावरफुल थे, ये लोगों के सामने बिल्कुल सामने नजर आया, बिल्कुल सामने। उस पर बात करेंगे, ये तो उस पर बात करेंगे। 2019 में इनकी बड़ी बड़ी बातें, वो बड़े बड़े दावे कहाँ चलेंगे? क्या यह हकीकत है कि जिस तरह से, जिस जोर जबरदस्ती का और जिस जबर का शिकार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर बनाया गया, आपको ये याद नहीं किस बात के गवाही है? किस बुनियाद पर बनाया गया? सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैडम बाबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने यहाँ के लोगों की बात की, यहाँ के उनके हुकूक की बात की, और जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया उस पर एहतजाज किया। यही वजह कि हम सफर कर रहे हैं, यही वजह क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लाया। और आज आप ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पीडीपी पे जुल्म हुआ, पीडीपी की वजह से ही लोगों पर जुल्म हुआ। आज लोग परेशान हाल है। ये जो पुरानी सियासत जम्मू कश्मीर में चल रही थी, जिसने नौजवानों को साइड पे रखा, उन लोगों। लेकिन रफीक साहब, हाँ राहिल कश्मीर के लीडरों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को 70 साल से बेवकूफ बनाया था। आज अब हम जान चुकी है, वो अपना राय जानते हैं, अपने वोट का राय जानते हैं, वो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। आप उन मुद्दों को छोड़िए, आप तो इस मुद्दे पे आइए कि क्या 70 साल से डेवलपमेंट की आपने, क्या मुद्दे आपने उठाए। रफीक साहब ये भी सवाल है, ये भी सवाल है रफीक साहब। मुझे नहीं पता आप किस इशारे पर 70 साल जो कुछ आपके पास है वो हमारा ही है, हमने ही किया है। यहाँ के नहीं उमर जान साहब आएंगे। एक मिनट रफीक राठौर साहब, एक एक करके बेरोजगारी कितनी है जम्मू कश्मीर का? नौजवान सड़कों पे है, नशे की लत में चला गया नौजवान। नहीं की जनाब, 10 साल से बीजेपी यहाँ पर सरकार चला रही है, आप समझते क्यों नहीं है? और एक खबर रफीक साहब देखिए, बीजेपी को लाने के लिए यहाँ का नौजवान मजबूर हुआ बीजेपी के साथ। आप देखिए पीर पंचायत में आज, आप देखिए शहनाज गनी एनसी की बड़ी लीडर चली गई बीजेपी में, मुश्ताक बुखारी साहब जम्मू कश्मीर के फेडरल लीडर मिनिस्टर वो चले गए बीजेपी में। तंग आएंगे लोग आपसे, तंग आएंगे आपसे। आप इस बात को मानिए, इस बात की सच्चाई को मानिए कि 70 साल से इस आवाम को लूटा गया था, तब ये लोग भाग रहे हैं। अगर आप लोगों ने हुकूमत की होती, लोगों के सर पंचायत के मानते नहीं। लेकिन रफीक साहब ईमानन एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। सवाल ये भी है कि 2019 में जब कौम पे मुसीबत होती है ना, तो ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा किरदार होता है तब एक सियासी रहनुमा का। क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब हमेशा ये कहते हैं कि जब कौम पे मुसीबत थी तब जाके दिल्ली को किसी ने अप्रोच नहीं किया, मैं अगेंस्ट द वेव निकला, ये अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं। और ये लोग कहां छुपे थे तब? कौन लोग छुपे? आप लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात। जी पार्टी ने यहाँ हक की आवाज बुलंद, क्या यह हकीकत नहीं है कि जो कुछ यहाँ पर जातियां आवाम पर, उसके सिर्फ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वही पार्टी थी जो सीना तान के सामने आ गई। नहीं जातियां, देखिए रफीक साहब अवाम की जाति ना आपने दूर की ना बीजेपी ने दूर की। लेट मी बी फ्रैंक इनफ। हमने और आज तक, लेकिन हमने सरेंडर नहीं किया। देखिए अवाम की जाति ना आपने दूर की, ना बीजेपी ने, ना ये फारूक अब्दुल्ला साहब जो आपके कैप्टन है। हमने सरेंडर नहीं किया।
हमने जो लोगों ने अपनी कुर्सी के लिए सरेंडर किया, अपनी सिक्योरिटी, अपने क्वार्टर के लिए सरेंडर किया, ये सवाल आप क्यों पूछे? नहीं, क्वार्टर्स तो आप लोगों के पास भी थे, आपके वर्कर्स के पास। रफीक साहब, ये छोटी बात है, छोटी बात है। क्वार्टर्स तो आप लोगों के पास भी थे, आपके ये सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अरे भाई, जिस तरह की जाति हमारे साथ पिछले 50 साल से हो रही, क्या आप जवाब नहीं इस बात की? क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आपका किसान नहीं बनाया गया? नहीं, आपकी पार्टी तोड़ी गई। नहीं, आपकी पार्टी तोड़ी गई। पार्टी के साथ जातियां नहीं हुई। आपकी तो क्या एथिकल नहीं है क्या? तो आपकी पार्टी तोड़ी गई, लेकिन आपकी जो दूसरी हिमायती जो आपकी दूसरी हिमायत वाली पार्टी है एनसी, क्या उनको तोड़ा गया? ये भी आपको सोचना चाहिए था ना। क्या आप उनसे बात करिए ना, उनसे क्यों पूछ रही है? नहीं, आपके ये उमर जान साहब कहते हैं फारूकुल्लाह साहब इनके कैप्टन है। अरे इनके कहने से थोड़ा ही मामला चल रहा है। मेरी कैप्टन महबूबा मुफ्ती और मेरी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। चलिए रफीक साहब। शायद जी इस बात पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से गुजारिश करता हूं, वो इन दो टीमों के बीच में इंटरवीन करें। अच्छा, पीएचडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रिश्ता था, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब इनके ब्रिज थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा तारिगामी साहब को कि इन दो टीमों को आप मिलाइए और खेल के इस जो टर्फ आप लोगों ने बनाया था, खेलिए, कोई बात नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हालात है, जो 8 मार्च सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब निकले, वो रिश्ता 2000 में भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का था जब वजूद में आई। मुजफ्फर हुसैन साहब भी तब थे। लेकिन रफी साहब, आप ये इस चीज को मानिए कि अगर आप लोगों ने कुछ दिया हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, पीएसए और पैलेट के बगैर कुछ नहीं दिया। ये सच बात है। ये अयाज अजीज साहब लिखते हैं कि शाहिद इमरान साहब में इन सियासतदानों से मेरा सवाल पूछे। अल्ताफ बुखारी साहब के हवाले से लिखते हैं, एक और शकील मुजफ्फर साहब। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहरहाल रफीक साहब, चूंकि अब आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा रफीक साहब, अब फ्यूचर में जो रिवाइवल की बात बड़े जोर शोर से चल रही थी शुमाल से लेकर जनूब तक, तो क्या आपको अब थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो आप चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि रफीक साहब चाहिए आपको वो, कि आपको जरूरत नहीं है? मैं आपसे फिर दोहराऊंगा, हमारे साथ इंतहाई जातियां हुई, हमारे साथ हमें सिर्फ इंतकाम इस बात का लिया जा रहा है कि हम लोगों की बात करें, लोगों के हुकूक की बात करें, उनके जज्बात और एहसास की तर्जुमानी की बात करते हैं। हमारे साथ जाति हो रही है, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि हम लोगों की आवाज नहीं बने, लोगों की जबान नहीं बनी गई। कितनी भी जातियां हमारे साथ हो, किसी भी हद तक लोग जाए, लेकिन हम लोगों की बात करेंगे। और जो कुछ लोगों के साथ जातियां हुए, जिस तरह से उनको अच्छा रफीक साहब, जिस तरह से हमारे हुकूक छीने गए हैं, तो उनकी बात करते रहेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे उसके लिए। रफीक साहब, नजरियाती तौर आपको लग रहा है कि जो आपने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई थी, क्या वो गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 मैंडेट मिले थे 2 जगहों पर, तो फिर से 2 मैंडेट मिले। अच्छा, ठीक है रफीक साहब, फिर आप अल्ताफ बुखारी साहब को क्यों कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? अगर आप क्या जो कुछ हमारे साथ हुआ, आप तक क्या नहीं, आप अपनी हुकूमत को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो लोगों के साथ हुआ 2019 के बाद यहाँ हुआ, उसके बाद में अगर उनका मौत भी नहीं, लोगों 2019 के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ रफीक साहब, मुझे 2 मिनट के लिए समझा दीजिए। कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। 2019 से पहले बहुत ज्यादा गदर हुआ। 2019 से नहीं, क्या हुआ? जी नहीं, एक मिनट रफीक साहब हुआ करते थे 19 के बाद वो नहीं देखे गए। जो पथराव जिसमें मेरे नौजवान को गोली लगी जाती थी, वो नहीं देखा गया है। अमन है, खुशहाली है। नहीं, देखिए, आपको पता है रफीक साहब, इस चीज को आप मत अपना दिल कर लीजिए। 1 मिनट उमर जान साहब, नौजवान ने सीखा है कि मेरे मुल्क हिंदुस्तान के साथ ही मुकद्दर है, मेरी खुशहाली पूरे क्यों हिंदुस्तान के साथ है। आप लोगों ने जिस तरीके से प्रोपेगेट किया था जम्मू कश्मीर को लेके, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, बहरहाल नहीं, देखिए उमर जान साहब, कब्रिस्तान का रास्ता
नहीं देख रहा है? नहीं, नहीं। आप लोगों ने तो कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया था। अरे जान साहब, आप ये बात न करें ना, आपके मुंह से क्यों है नहीं, आपकी मुंह से नहीं, नहीं। ये वही जमात है, वही जमात है, ये वही जमात है। कब्रिस्तान का रास्ता आप लोगों ने दिखाए, कब्रिस्तान का रास्ता आप लोगों ने दिखाए, पैलेट को लेके चलिए 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 रफीक साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। उमर जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राहिल मेरे साथ रहेंगे। राहिल, चूंकि हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद थे, एक का ताल्लुक अपनी पार्टी से था और दूसरे का ताल्लुक पीडीपी के साथ रफीक राथर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो राहिल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, ये बता दीजिए कि आप कैसे देखते हैं इस खबर को। जी बिल्कुल शायद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में है वो सियासी रद्दोबदल देखने को मिला है, इसी के बीच एक बड़ी खबर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एक टीम जो है वो तैनात की है, जो 12 और 13 मार्च को जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, तमाम हालात का जायजा लेगी। 2018 के बाद अगर हम कहें तो ये पहली बार जो है वो इलेक्शन कमीशन इस मूड में नजर आया कि इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में। पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और उसके बाद कहीं ना कहीं सितंबर के आपके दरमियान में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इशारतन कहा है कि इलेक्शन जो है वो हो गया असेंबली का भी। तो कुल मिलाकर इस साल में ये कहा जा सकता है कि 2024 में जो है असेंबली इंतखाबात भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सियासी रद्दोबदल बड़ा हुआ, खासकर पीर पंचाल की अगर हम बात करें और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बता दूं कि जब से एसके और पहाड़ी का मामला आना और उसके बाद ये के बाद दीगर जो बड़े लीडर चाहे वो किसी भी पार्टी के थे वो बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन कबल जो है पुंछ जिला से ताल्लुक रखने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और सबका एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई, उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी को और उस पे भी हमने रिपोर्ट की। और आज पुंछ जिला की एक बेहतरीन शख्सियत मैं कहूंगा कि एक बेहतरीन लीडर, और मैं ये भी कहूंगा क्योंकि लोगों के साथ जुड़े हुए हैं मुश्ताक बुखारी साहब, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे और आज भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर में उनका शुमार होता था, वो उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल बहुत ज्यादा है और कुछ न कुछ अब बदलाव होने जा रहा है। हम ये देखते हैं कि नौजवान जो है वो 70 साल उस जो हुकूमत होती रही, जो 70 साल यहाँ सियासत होती रही, उससे हटकर अब नौजवान जो है वो तब्दीली चाहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हम किसी भी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी के साथ में चलते हैं, लेकिन आज का नौजवान जो है वो पार्टी में से शायद अपने बदलाव को, अपनी एम्प्लॉयमेंट को, अपनी डेवलपमेंट को, अपने इलाके को, अपने माशरे को लेकर चल रहा है। जी शायद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहिल जी हमारे साथ मौजूद थे। तो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने जिक्र किया कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे, बल्कि उनका ये कहना था कि जो 5 सीटें जम्मू कश्मीर की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी तमाम कैंडिडेट जो होंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।